डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हमने पूर्ति का नियम पढ़ा था और पूर्ति के नियम के लागू होने के कारण पढ़े थे। फिर हम पढ़े थे पूर्ति अनुसूची। ठीक है, तो पूर्ति अनुसूची का मतलब हमने ये पढ़ा था, किसे कहते हैं पूर्ति अनुसूची? वह अनुसूची या तालिका जिसके माध्यम से किसी वस्तु की कीमत और उसकी पूर्ति में संबंध को दर्शाया जाता है, तो वह पूर्ति अनुसूची कहलाएगी। तो इस तालिका को पूर्ति अनुसूची कहते हैं। और पूर्ति अनुसूची दो प्रकार की होती है, व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची या और बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, तो व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का हमने अर्थ पढ़ा था कि किसी एक फर्म की पूर्ति और कीमत के संबंधों को जिस तालिका से दर्शाया जाता है, अर्थात जब किसी निश्चित समय में एक फर्म द्वारा बाजार की विभिन्न कीमतों पर जो पूर्ति की जाती है, उसे जिस तालिका से प्रदर्शित किया जाता है उसे व्यक्तिगत फर्म पूर्ति अनुसूची कहते हैं। तो इसमें एक फर्म की, केवल एक फर्म की पूर्ति ही दर्शाई जाएगी। ठीक है, तो हमने बात की थी, जैसे व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची हमने पढ़ा था कीमत 1, 2, 3, 4, 5 है और ए फर्म की पूर्ति है, तो एक ही फर्म की पूर्ति यहाँ प्रदर्शित की जा रही है। तो जैसे 10 है, 12 है, 15 है, 18 है, तो ये एक फर्म की है, इसलिए व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची इसको कहेंगे। और व्यक्तिगत पूर्ति वक्र क्या होगा? तो इस तालिका की सहायता से जो वक्र बनेगा, ठीक है, इधर हमने कीमत ले ली और इधर हमने पूर्ति की मात्रा ले ली। ठीक है, तो कीमत 1, 2, 3, 4 और उसके बाद यहाँ पर पूर्ति है आपके 10, 12 जो है 5, 10 ले लो आप, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, तो ये इधर पूर्ति है, इधर कीमत है। तो ये आपके जो है एसएस क्या होगा? पूर्ति वक्र होगा, व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र, 2 मिनट हो यार। व्यक्तिगत पूर्ति वक्र। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा? बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा? बाजार पूर्ति यानी व्यक्तिगत पूर्ति वक्र का जो योग है वो बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो बाजार पूर्ति अनुसूची के माध्यम से बाजार पूर्ति वक्र बनेगा। तो पहले हम पढ़ेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची। मार्केट सप्लाई शेड्यूल जो होगा वह बाजार पूर्ति वक्र, बाजार पूर्ति वक्र। तो उस पूर्ति अनुसूची की सहायता से जो वक्र बनेगा वो बाजार पूर्ति वक्र कहलाएगा। ठीक है, तो अब बाजार पूर्ति अनुसूची होती क्या है? तो हमने बात की थी कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का योग ही बाजार पूर्ति अनुसूची होता है। दूसरे शब्दों में बाजार पूर्ति अनुसूची विभिन्न कीमतों पर, इसका अर्थ क्या होगा? विभिन्न कीमतों पर बाजार की सभी फर्मों या सभी फर्मों के द्वारा जो पूर्ति की जाएगी उसका योग ही जिस तालिका से दर्शाया जाएगा वो क्या कहलाएगी? बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, तो विभिन्न कीमतों पर किसी वस्तु की पूर्ति करने वाली सभी फर्मों की पूर्ति का योग, सभी फर्मों की पूर्ति का योग जिस तालिका से दर्शाया जाएगा उसे कहेंगे बाजार पूर्ति अनुसूची। ठीक है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तिगत पूर्ति अनुसूची का योग ही बाजार पूर्ति अनुसूची कहलाता है। ठीक है, जैसे हम बात करें कि भैया बाजार पूर्ति अनुसूची, ये तो इसका अर्थ हो गया। अब बाजार पूर्ति अनुसूची का कैसे बनती है? तो माना कि जैसे बाजार में 2 ही फर्म हैं, किसी बाजार में किसी वस्तु की पूर्ति करने वाली केवल 2 ही फर्म हैं, फर्म ए और फर्म बी। ठीक है, तो उसका बाजार पूर्ति वक्र कैसे बनेगा? बाजार पूर्ति अनुसूची किस प्रकार बनेगी? तो यहाँ हो गई वस्तु की कीमत, यहाँ हो गई ए फर्म की पूर्ति और यहाँ हो गया आपके बी फर्म की पूर्ति। बी फर्म की
पूर्ति। तो बाजार में माना कि दो ही फर्में हैं, तो इन दोनों का योग जो होगा वो क्या कहलाएगा? बाजार पूर्ति। यानी एस ए अर्थात ए फर्म की बाजार पूर्ति, एस बी यानी बी फर्म की बाजार पूर्ति, और ये हो गया आपके एस एम यानी मार्केट की सप्लाई क्या हो गई? एस ए प्लस एस बी, यानी पहली फर्म और दूसरी फर्म की जो पूर्ति है। तो हमने वही उदाहरण लेते हैं, कीमत 1, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। 1 रुपये कीमत पर ए फर्म करती है 10 इकाइयों की पूर्ति, 2 रुपये कीमत पर 12 की करेगी, 3 रुपये कीमत पर 15 की करेगी, 4 रुपये कीमत पर 18 की करेगी और 5 रुपये कीमत पर 20 रुपये की करेगी, 20 इकाइयाँ करेगी। ठीक है। फर्म बी को इस कीमत पर अधिक लाभ हो रहा है, इसलिए वो अधिक पूर्ति कर रही है। तो माना कि फर्म बी जो है 1 रुपये कीमत पर 15 इकाइयों की पूर्ति कर रही है, 2 रुपये कीमत पर 18 इकाइयों की, 3 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों की, 4 रुपये पर 24 और 5 रुपये पर कीमत पर 30 इकाइयों की पूर्ति करती है। तो दोनों फर्में, बाजार में दो ही फर्में, तो दोनों की कुल मिला के पूर्ति बनेगी बाजार पूर्ति। तो 1 रुपये कीमत पर कुल बाजार पूर्ति कितनी हो जाएगी? ए फर्म की पूर्ति और बी फर्म की पूर्ति दोनों का योग, तो 10 और 15 कितने हो गए? 25। 2 रुपये कीमत पर कुल बाजार पूर्ति कितनी होगी? 30, 18 और 12 30। 3 रुपये फर्म कीमत पर 35 इकाइयाँ, 4 रुपये कीमत पर कितने हो गए? 42, 8 4 12। ठीक है। और 5 रुपये कीमत पर कुल बाजार पूर्ति कितनी होगी? 50 रुपये, 50 इकाइयाँ। ठीक है। तो इस प्रकार ये बाजार पूर्ति वो जो है अनुसूची बनेगी। तो जिस तालिका से देश की जो है जितनी फर्में हैं उन सब के द्वारा की गई पूर्ति का योग ही बाजार पूर्ति बनेगा। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं बाजार पूर्ति वक्र किस प्रकार बनेगा। तो इस तालिका की सहायता से जो वक्र बनेगा वो बाजार पूर्ति वक्र होगा। तो बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण कैसे किया जाएगा? ठीक है। तो इसकी तीनों की सहायता से बाजार पूर्ति वक्र बनाएगा। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम बना रहे हैं बाजार पूर्ति वक्र किस प्रकार बनेगा। अब देखिए ये ए फर्म की बाजार पूर्ति है, ये साथ में बनेगा आपके OX पर हमने ले ली बाजार कीमत पूर्ति कुल, ये यहाँ पर हमने ली कीमत, OI पर हमने ले ली कीमत 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये और 5 रुपये। ठीक है। यहाँ भी ले लो आप 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है। यहाँ भी ले लो अब 1, 2, 3, 4 और 5। यहाँ पूर्ति ले लो 5, 10, 15, 20 और 25। इस पर भी ले लो आप 5, 10, 15, 20 और 25। तो ये हो गई ए फर्म की पूर्ति हो गई, ये बी फर्म की, और इसको हमने जो है बाजार पूर्ति अधिक है तो आपको यह जो है यहाँ आप दोनों मिल के ले सकते हो 10, 20, 30, 40 और ये 50। ठीक है। तो अब देखिए ए फर्म की पूर्ति वक्र किस प्रकार बनेगा। ए फर्म की जो है बाजार कीमत और उसकी पूर्ति, तो ए फर्म 1 रुपये कीमत पर कितनी करती है? 10 इकाइयों की। बी 2 रुपये कीमत पर 12 इकाइयों की। तीन रुपये कीमत पर 15 इकाइयों की, 4 रुपये कीमत पर 18 इकाइयों की और 5 रुपये कीमत पर 20 इकाइयों। तो ये ए फर्म का बाजार पूर्ति वक्र है।
तो ए फर्म का बाजार पूर्ति वक्र है। एस ए क्या है? ए फर्म का पूर्ति वक्र, ठीक है। फर्म ए का पूर्ति वक्र ऐसे क्या है? फर्म ए का पूर्ति। अब बी फर्म का पूर्ति वक्र देखो, तो बी का है 1 रुपये कीमत पर कितनी करती है? 15 इकाइयों की, ठीक है। तो ये 1 रुपये कीमत पर यहाँ से शुरू होगा, 15 इकाइयों की कर रही है ना, 15 इकाइयों की। बी 2 रुपये कीमत पर 18 की, यहाँ से शुरू होगा ये 18, 2 कीमत पर 18 की, 3 कीमत पर 20 की, 4 रुपये कीमत पर 24 की, और 5 रुपये कीमत पर 30 की। 25 और या 30 ले लिया आपने, ठीक है। तो ये यहाँ से शुरू होगा बी फर्म बी का पूर्ति वक्र। एस बी क्या है? बी फर्म बी का पूर्ति वक्र। तो बाजार पूर्ति वक्र कैसे बनेगा? ए फर्म की पूर्ति और बी फर्म की पूर्ति दोनों मिलकर के बाजार पूर्ति बनेगी। तो ए फर्म की पूर्ति कितनी हो गई? 10 इकाई, और बी फर्म की कितनी होगी? 15। तो 10 और 15 मिलकर कितनी हो जाएगी? 25। तो यहाँ से ये कहाँ से शुरू होगा? इसका गैप और इसका गैप दोनों मिलकर के यहाँ से शुरू होगा, ये 25 से। भाई इसका अंतर और इस दोनों का अंतर, ये दोनों मिलकर क्या बनेंगे? यहाँ से 10 और 5, 10 और 15 कितने हो गए? 25। तो यहाँ से शुरू होगा ये। 1 रुपये कीमत पर कितनी इकाई और ये 25। 2 रुपये कीमत पर कितनी बाजार पूर्ति? 30। 3 रुपये कीमत पर 35। 4 रुपये कीमत पर 42, और 5 रुपये कीमत पर 50, ठीक है। तो ये वक्र शुरू होगा यहाँ से, अर्थात ये जुड़ के और ये दोनों जुड़ करके, और ये क्या बन जाएगा? ये यहाँ 2 रुपये कीमत पर ये जुड़ करके, और यानी इतना और इतना दोनों जुड़ करके इतना बन जाएगा। 3 रुपये कीमत पर ठीक है, ये यानी 3 रुपये कीमत पर 15 इकाइयाँ और 20 इकाइयाँ दोनों मिलकर के 35 इकाइयाँ बन जाएगी। 4 रुपये कीमत पर देखो 18 इकाइयाँ और इधर 24 इकाइयाँ दोनों मिलकर के यहाँ पर कितनी बन जाएगी? तो इस तरह बाजार पूर्ति वक्र बनेगा। यानी यहाँ बाजार पूर्ति वक्र क्या होगा? बाजार पूर्ति वक्र बराबर एस ए प्लस एस बी बराबर एस एम, ये बाजार पूर्ति वक्र। ये क्या है? ए फर्म का पूर्ति वक्र, ये बी फर्म का पूर्ति वक्र, और ये बाजार पूर्ति, ठीक है। इस तरह बाजार पूर्ति का निर्माण होता है। तो आप इसमें कैसे लिखोगे कि रेखा चित्र ए और बी में पूर्ति मात्राओं का दर्शाया गया है और कुल बाजार पूर्ति वक्र बताई गई है, ठीक है। अर्थात बाजार पूर्ति व्यक्तिगत फर्मों के पूर्ति वक्रों का क्षैतिज योग होता है। व्यक्तिगत फर्मों की जो पूर्ति वक्र है उसका क्षैतिज योग, इन दोनों का योग बाजार पूर्ति वक्र होता है, ठीक है। तो माना 2 ही फर्में हैं, तो 2 फर्में या 3 बना रहे हो तो तीनों का मिला के योग 1 रुपये कीमत पर इसकी पूर्ति दोनों मिलकर के इसकी पूर्ति, ये गैप बन जाएगी। स्केल से आप पता लगा सकते हो भी इसका इतना गैप है 2 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर मिलके 5 सेंटीमीटर हो जाएंगे, है कि नहीं। तो इससे बाजार पूर्ति वक्र बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो ये बाजार पूर्ति वक्र का निर्माण आपको करना है। अब देखिए, आपने पढ़ा था मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन, पढ़ा था ना आपने? हाँ, वैसा ही टॉपिक है पूर्ति में परिवर्तन और पूर्ति की मात्रा में परिवर्तन। तो 2 शब्द हैं, पूर्ति की मात्रा या पूर्ति मात्रा व पूर्ति वक्र में परिवर्तन।
देखिए दो शब्द हैं, पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, जैसे आपने मांग मात्रा में पढ़ा था ना, वैसे ही पूर्ति मात्रा में परिवर्तन पढ़ते हैं। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन किसको कहेंगे? जब अन्य बातें स्थिर रहे। अन्य बातें क्या रहे? अन्य बातें स्थिर रहे और केवल किस में परिवर्तन हो? कीमत में। केवल वस्तु की कीमत में, यानी स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने पर जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसको क्या कहेंगे? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। बात समझ में आई? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातें तो क्या रहे? स्थिर, और केवल परिवर्तन किस में होता है? अब अन्य बातों में क्या आ जाएगा? संबंधित वस्तुओं की कीमतें आ जाएगी, मौसम आ जाएगा, और वस्तु उत्पादन के साधनों की कीमतों में परिवर्तन। ठीक है, और उत्पादन के साधनों के गुणवत्ता में परिवर्तन, और प्रौद्योगिकी या तकनीक में परिवर्तन। ये सब क्या है? स्थिर है। अन्य बातों में क्या क्या आ जाएगा? अन्य बातों में क्या होगा? प्रौद्योगिकी, कच्चे माल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, त्योहारी सीजन या कोई अवसर में परिवर्तन नहीं हो रहा है, या उत्पादन के साधनों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन के साधनों की कुशलता में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कोई नई तकनीक नहीं आ रही है। तो ये सब क्या होते हैं? ये सब अगर स्थिर हो तो वस्तु की स्वयं की कीमत में परिवर्तन होने से जो पूर्ति में बढ़ोतरी या घटोतरी या पूर्ति में जो वृद्धि या कमी होगी उसको क्या कहा जाएगा? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है? केवल कीमतों में परिवर्तन के कारण। जब अन्य बातें स्थिर है, केवल कीमतों में परिवर्तन से जो पूर्ति में परिवर्तन होगा उसको क्या कहा जाएगा? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होगा? पूर्ति वक्र में परिवर्तन होता है, कीमत तो स्थिर है, कीमत, वस्तु की कीमत तो स्थिर है, और अन्य बातों में परिवर्तन है। अन्य बातों में परिवर्तन, जैसे अन्य बातों का मतलब जैसे नई तकनीक आ गई जिससे पूर्ति बढ़ गई या घट गई। नई तकनीक आ गई तो पूर्ति बढ़ गई। जैसे त्योहारी सीजन आ गया तो अपने आप पूर्ति बढ़ गई। कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, अपने आप ही उत्पादन ने पूर्ति बढ़ा दी। ठीक है, उत्पादन के साधनों की लागतें कम आ रही है, उत्पादक का खर्चा कम आ रहा है तो वो क्या कर देगा? पूर्ति को बढ़ा। या खर्चा अधिक हो रहा है तो वो पूर्ति को घटा देगा। तो अन्य बातों में परिवर्तन से जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसको कहा जाएगा पूर्ति वक्र में। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन को पूर्ति वक्र में शिफ्ट भी कहते हैं। पूर्ति वक्र का शिफ्ट, क्योंकि शिफ्ट होता है, नया बने हुआ पूर्ति वक्र बिल्कुल उस पूर्ति पे ऊपर नीचे नहीं जाएगा, बल्कि क्या करेगा? नया बनेगा। ये एसएसएस जो है ना, सॉरी ये मांग हो गया। पूर्ति वक्र में शिफ्ट क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ये S1 नया पूर्ति बनेगा, नया वक्र बनेगा, इसलिए इसको पूर्ति वक्र का शिफ्ट भी कह सकते हैं या पूर्ति वक्र में परिवर्तन भी कह सकते हैं। तो पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होता है? जब वस्तु की कीमत तो स्थिर है लेकिन अन्य कारकों में, अन्य बातों में परिवर्तन हो। जबकि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर है और केवल किस में परिवर्तन होता है? वस्तु की स्वयं की कीमत में। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर आपको याद रखना है, दोनों में अंतर पूछा जा सकता है कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन और पूर्ति वक्र में परिवर्तन में क्या अंतर है। 2 नंबर का प्रश्न आ जाए तो आपको केवल इतना सा लिखना है कि पूर्ति मात्रा में परिवर्तन केवल वस्तु की कीमत में परिवर्तन से होता है। केवल किसमें परिवर्तन होता है? वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जबकि अन्य बातें स्थिर रहती है। अन्य बातों में आप लिख सकते हो क्या? जबकि पूर्ति वक्र में परिवर्तन कब होता है? क्या पूर्ति वक्र में शिफ्ट, इसको पूर्ति वक्र में शिफ्ट भी कह सकते हैं, दोनों नाम है, याद रखना इसको। पूर्ति वक्र का शिफ्ट, 2 नाम है इसका। पूर्ति वक्र में परिवर्तन कहो या पूर्ति वक्र का शिफ्ट कहो। ये कब होता है? जब कीमत तो, वस्तु की कीमत तो स्थिर है तथा
अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। जैसे कोई नई प्रौद्योगिकी आ गई, कच्चे माल की कीमतें घट गई या बढ़ गई, ठीक है, कोई त्योहारी सीजन आ गया या उत्पादन के साधनों की लागतों में परिवर्तन आ गया, तो इन सब कारणों की वजह से अगर पूर्ति में घटाव बढ़ाव वृद्धि या कमी हो जाती है तो उसको कहेंगे पूर्ति वक्र में शिफ्ट या पूर्ति वक्र में परिवर्तन। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन, ठीक है। तो इसमें जिस तरह मांग में परिवर्तन होता है उसी तरह इसमें भी पूर्ति मात्रा में भी दो प्रकार का परिवर्तन होगा। क्या? पूर्ति मात्रा का संकुचन, पूर्ति मात्रा का संकुचन, और दूसरा पूर्ति मात्रा का विस्तार। सेम बात है, ठीक है। तो पूर्ति मात्रा का संकुचन और पूर्ति मात्रा का विस्तार। तो पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पूर्ति मात्रा का संकुचन और पूर्ति मात्रा का विस्तार, ठीक है। तो अब बात करते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कहते हैं किसको है, वो तो आपको पहले ही पढ़ लिया है। क्या कहते हैं, किसको कहते हैं पूर्ति मात्रा में परिवर्तन? जब वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो और अन्य बातें क्या हो? स्थिर हो। अन्य कारक या अन्य बातें स्थिर हो तो जो पूर्ति में परिवर्तन आएगा उसको क्या कहेंगे? पूर्ति मात्रा में परिवर्तन। पूर्ति मात्रा में परिवर्तन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन सा? पूर्ति मात्रा का संकुचन और पूर्ति मात्रा का विस्तार, ठीक है। अब सबसे पहले पढ़ते हैं अपन पूर्ति मात्रा का संकुचन। पूर्ति मात्रा कह दो या पूर्ति का विस्तार कह दो, पूर्ति का विस्तार कह दो, ठीक है। पूर्ति मात्रा कह दो या पूर्ति का विस्तार कह दो, एक ही बात है। विस्तार संकुचन तो शब्द केवल पूर्ति मात्रा में परिवर्तन सही आएगा। तो पूर्ति का विस्तार किसको कहेंगे? सीधा सा अर्थ है कि जब अन्य बातें स्थिर है, अन्य बातें स्थिर है, केवल वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है? कीमत में कमी से विस्तार होगा क्या? उत्पादक ज्यादा कब करेगा? कीमत में वृद्धि के कारण करेगा, सीधा संबंध होता है ना। तो अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, कीमत बढ़ जाए, तो उत्पादक पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करने लगेगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। बात समझ में आ गई? अर्थ समझ में आ गया पूर्ति के विस्तार का? कि अन्य बातें स्थिर रहने पर, जैसे तकनीक में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, अन्य वस्तु की कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा है, उत्पादन के साधनों की लागतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, कच्चे माल की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मौसम में या कोई त्योहारी सीजन नहीं आ रही है, अन्य कारक सब स्थिर हैं, केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि से जो उत्पादक पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करने लगेगा, उसे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। तो पूर्ति का विस्तार किस कारण से होता है? एक नंबर का प्रश्न पूछ लें तो जब अन्य कारक स्थिर है, अन्य बातें स्थिर है और वस्तु की कीमत में वृद्धि से जो पूर्ति अधिक होने लगेगी, उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का विस्तार, ठीक है। तो अन्य कारक स्थिर रहने पर किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से उसे कीमत में वृद्धि से फर्म क्या करेगी? अपनी पूर्ति मात्रा को बढ़ा देगी। फर्म क्या करेगी? पूर्ति मात्रा क्यों, किस लिए बढ़ाएगी? कीमत में वृद्धि के कारण फर्म क्या करेगी? अपनी पूर्ति मात्रा को बढ़ा देगी, तो उसे कहेंगे पूर्ति का विस्तार। उसे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। और पूर्ति का विस्तार कब होता है? कीमत में वृद्धि के कारण। पूर्ति में विस्तार कब होता है? जब अन्य बातें स्थिर है तो कीमत में वृद्धि के कारण पूर्ति का विस्तार होता है। अब इसको डायग्राम से समझेंगे अपन। पूर्ति के विस्तार का डायग्राम क्या होगा?
ओ एक्स और ओ वाई। ओ वाई पे ले लिया हमने वस्तु की कीमत और ओ एक्स पे ले लिया हमने पूर्ति, वस्तु की पूर्ति। और पूर्ति वक्र हमेशा कैसा होता है? धनात्मक। एस एस क्या है? पूर्ति वक्र। ठीक है। तो अब देखिए प्रारंभिक कीमत, वस्तु की कीमत है P। प्रारंभिक वस्तु कीमत क्या है? OP, जिस पर कितनी पूर्ति की जा रही है? OQ। ठीक है। अब चूंकि हमें विस्तार करना है तो विस्तार तो कब होगा? कीमत में वृद्धि के कारण। तो जब कीमत बढ़ करके OP1 हो जाती है, याद रखना कीमत क्या हो रही है? पूर्ति का विस्तार कब होगा? जब कीमत बढ़ करके OP, तो उसी वक्र पर पूर्ति जो है वक्र क्या करेगा? तो पूर्ति की मात्रा बढ़ करके क्या हो जाएगी? OQ1। तो यहां से शिफ्ट होकर के इसको हमने नाम दे दिया A और इसको दे दिया B। तो पूर्ति वक्र जो है ऊपर की ओर खिसक जाए। ठीक है। पूर्ति वक्र क्या होगा? वृद्धि किस में हो रही है? कीमत में। तो इसकी वजह से किस में वृद्धि हो रही है? पूर्ति में। तो ये क्या कहलाएगा? इसे कहेंगे पूर्ति का विस्तार। इसे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। ए से बी की ओर शिफ्ट हो रहा है। हाँ, तो सबसे पहले पूछा जाए कि पूर्ति का विस्तार से आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ क्या होगा कि जब अन्य बातें स्थिर रहे, केवल वस्तु की कीमत में वृद्धि से जो उत्पादक पहले की तुलना में अधिक पूर्ति करने लगेगा तो उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का विस्तार। तो पूर्ति का विस्तार किस लिए होता है? केवल कीमत में वृद्धि से। जब अन्य बातें स्थिर रहे तो केवल कीमत में वृद्धि से पूर्ति बढ़ेगी, उससे क्या कहेंगे? पूर्ति का विस्तार। अब रेखा चित्र में आप इसको स्पष्ट कर सकते हो। तो SS क्या है? पूर्ति वक्र है। ठीक है। प्रारंभिक कीमत क्या है? OP। उस पर फर्म कितना पूर्ति कर रही है? OQ मात्रा का कर रही है। कीमत बढ़ करके क्या हो रही है? OP से बढ़ के कितनी हो रही है? OP1। तो पूर्ति बढ़ के क्या हो रही है? OQ से बढ़ के OQ1। तो जो वक्र है वो उसी पर खिसक करके A से B की ओर खिसक जाए। ठीक है। जब कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है तो फर्म की पूर्ति बढ़ करके OQ1 हो जाती है। तो बिंदु A से B के मध्य, A से B के मध्य ये क्या हो रहा है? ये पूर्ति का विस्तार हो रहा है। A से B के मध्य क्या हो रहा है? पूर्ति का विस्तार। ठीक है। इसके ऑपोजिट पढ़ते हैं पूर्ति का संकुचन। पूर्ति का संकुचन का अर्थ भी जो है बिल्कुल सिंपल है कि अर्थ क्या होगा इसमें? जब अन्य बातें तो क्या रहे? स्थिर है। अन्य बातें क्या रहे? स्थिर। केवल परिवर्तन क्या होता है? कीमत में, वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है तो उत्पादक पहले से की तुलना में कम उत्पादन करने लगेगा। तो जो कम उत्पादन होगा उसको क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन। ठीक है। तो अर्थ क्या होगा इसका? अन्य कारक स्थिर रहने पर वस्तु की कीमत में कमी के कारण फर्मों द्वारा पहले की तुलना में पूर्ति मात्रा में जो कमी होती है, फर्मों द्वारा पहले की तुलना में पूर्ति में जो कमी होती है उसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन। ठीक है। अब इसका डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार बनाएंगे? देखिए, OX पर हमने ले ली पूर्ति मात्रा, OY पे ले ली हमने कीमत, SS क्या है? पूर्ति वक्र है। ठीक है। प्रारंभिक कीमत क्या है? OP। प्रारंभिक मात्रा क्या है? OQ। अब अगर कीमत में कमी होने से पूर्ति का संकुचन कब होगा? कीमत में कमी से। तो कीमत घट करके OP0 हो जाए। पहले OP थी, अब घट के क्या हो गई? OP0। तो पूर्ति घट करके क्या हो जाएगी? OQ0। कीमत में क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो पूर्ति में भी क्या होगी? कमी। तो पहले ये A यहाँ पे था, अब खिसक करके कहाँ जाएगा? नीचे की ओर। तो इसको कहा जाएगा पूर्ति का संकुचन। इसे क्या कहा जाएगा? पूर्ति का संकुचन। तो सिंपल सा अर्थ समझ में आ गया कि अन्य कारक स्थिर रहने पर
वस्तु की कीमत में कमी के कारण फर्म द्वारा पूर्ति मात्रा में जो कमी होती है उसे पूर्ति का संकुचन कहते हैं। तो रेखा चित्र बी, ये रेखा चित्र ए है, ये क्या बता रहा है? पूर्ति का विस्तार को, और ये क्या दर्शा रहा है? पूर्ति का संकुचन। ठीक है, तो बी में क्या दर्शाया गया है कि प्रारंभ में वस्तु की कीमत क्या है? ओपी, जिस पर कितनी मात्रा पूर्ति कितनी हो रही है? OQ। जब कीमत घट करके क्या रह जाए? OP 0 हो जाए, कीमत घट के क्या हो जाए? OP 0 हो जाए, तब पूर्ति भी घट करके क्या हो जाती है? OQ 0। तो इस प्रकार A से B की ओर पूर्ति का क्या होता है? संकुचन। ये पूर्ति का क्या है? संकुचन। ठीक है, तो इस प्रकार पूर्ति का विस्तार और पूर्ति का संकुचन किस वजह से होता है? केवल कीमतों में वृद्धि या कमी से। पूर्ति का विस्तार किस लिए होता है? कीमत में वृद्धि से। और पूर्ति का संकुचन किस लिए होता है? कीमत में कमी। जब अन्य कारक स्थिर हो तो कीमत में वृद्धि से पूर्ति का विस्तार होता है, और अन्य कारक स्थिर है तो कीमत में कमी से पूर्ति का संकुचन होता है। तो ये दो डायग्राम आपको बनाने हैं। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे पूर्ति वक्र में परिवर्तन या पूर्ति वक्र का शिफ्ट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।